हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 70 बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम पर। आज का जो टॉपिक है बिहार में कला का विकास। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, इस सीरीज में हम लोग 70 बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में 75 महत्वपूर्ण टॉपिक पर क्लासेस करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड आप लोगों को मेंस के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसका आप लोगों को राइटिंग कर कर आप लोगों को शेयर करना है ग्रुप में। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। तो बात करते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को क्लियर कर ले, ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से इसे अपने अध्ययन अध्यापन में शामिल कर सके। देखिए, टॉपिक वाइज टेस्ट जो होगा वो कैसे होगा, वो आप लोगों को 75 टॉपिक वाइज क्लासेस ली जाएंगी। महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप लोगों को बीपीएससी के जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है। इससे पहले हम सिलेबस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर 70 बीपीएससी की कैसे तैयारी करने, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। तो जीएस पेपर और जीएस पेपर 2 के महत्वपूर्ण 75 टॉपिक को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस टॉपिक से उस सारे टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है। उसी से क्लासेज रिलेटेड टेस्ट भी होंगे। जो क्लासेज होगी उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट आप लोग को कराया जाएगा। तो हम लोग हिस्ट्री में 20 टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, इंडियन पॉलिटी में 25 को, इंडियन इकोनॉमी में 10 को, प्लस बिहार इकोनॉमी उसमें जोड़ लिया जाएगा। ज्योग्राफी 10 टॉपिक और साइंस एंड टेक के आपको 10 टॉपिक। इसी से रिलेटेड सेम आपको टेस्ट कराए जाएंगे। और जिस दिन क्लास होगा उस दिन उसके नेक्स्ट डे आप लोग को टेस्ट होगा, ताकि आप जो क्लासेस पढ़ा कराई जाएगी उससे अलग सोर्स से आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सेगमेंट को कवर कर और उससे टेस्ट दें। फिर फुल लेंथ टेस्ट हम लोग कराएंगे। इसमें एसे टेस्ट जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 से। तो एसे पेपर 9 टेस्ट कराए जाएंगे और जीएस पेपर 1 से 8 टेस्ट और जीएस पेपर 2 से आपको टोटल 8 टेस्ट होंगे। तो इस प्रकार से यह टोटल 25 टेस्ट होगा और यह 75 टेस्ट होगा। अर्थात पूरे बीपीएससी 70 बीपीएससी के लिए हम लोग 100 टेस्ट कराएंगे। इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है। बार बार इसी को रिवाइज कीजिएगा तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। और से 70 बीपीएससी को लेकर पीटी और मेंस दोनों प्रोग्राम हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं। तो होलिस्टिक टेस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। तो जो बच्चे दे रहे हैं उनका प्रदर्शन तो लगातार सुधर ही रहा है। जो अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको पीटी फैक्ट के 5,000 से अधिक क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे, जिसमें एनसीईआरटी टेस्ट के 17 टेस्ट, जिसमें 800 क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे, सेक्शनल 12 क्वेश्चन। इसी तरह से लगातार कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर से आप बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, आज हम लोग कला संस्कृति पर बात करने वाले, महत्वपूर्ण रूप से कला पर बात होगी। इसका वीडियो आप लोग को आज उपलब्ध हो जाएगा 8 पीएम में। और साथ ही साथ इसका जो टेस्ट होगा 30 मार्च को, अगले डे आपको 7 पीएम में टेस्ट होगा, जिसका 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 1 शॉर्ट क्वेश्चन 1 लॉन्ग क्वेश्चन। इसी तरह मौर्य काल पर हम लोग 31 तारीख को मिलेंगे, पाल कला पर हम 2 अप्रैल को मिलेंगे, फिर पटना कलम पर 4 अप्रैल को बात करेंगे, मधुबनी कला और मंजूषा कला को एक साथ लेंगे और 6 अप्रैल को हम लोग इस पर कवर करेंगे। इससे रिलेटेड नेक्स्ट डे टेस्ट होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 1 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के होंगे और 1 क्वेश्चन लॉन्ग टाइम। सभी का क्वेश्चन पैटर्न सेम होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। जो सेक्शनल आपको टॉपिक कवर कराए जाएंगे, फिर फुल लेंथ के फुल लेंथ क्वेश्चन जैसे होते उससे कराए जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसी तरीके से चीज़ें कवर की जाएंगी। तो लगातार आप हमसे जुड़ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। युक्तिया इसको सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए तो बात की जाए, शुरुआत की जाए बिहार में कला का विकास। तो जब भी बिहार में कला के विकास से प्रश्न आपसे पूछा जाए, या इस प्रकार से किसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछने का प्रयास किया जाए, तो ध्यान रखिएगा आपके जहन में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जिससे आप इससे रिलेटेड आप सारे उत्तर को दे सके। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पार्ट आपका क्या होना चाहिए। पहले आपको परिचय, इसका विस्तृत आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद कला का रूप कैसा रहा है, कला का रूप कैसा रहा है का रूप, वो उसकी चर्चा आपको अध्ययन अध्यापन में होनी चाहिए, आंसर राइटिंग में। फिर उसके बाद प्रभाव क्या रहे हैं भारत के क्षेत्र में या बिहार के क्षेत्र में। बिहार से प्रश्न पूछे तो बिहार में पूछा जाएगा प्रभाव से क्षेत्र। और लास्ट में आपका निष्कर्ष जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछे या लॉन्ग क्वेश्चन पूछे
तो आपका निष्कर्ष नहीं होना। निष्कर्ष जरूर होनी चाहिए। परिचय और निष्कर्ष आपके उत्तर लेखन को बेहतर बनाता है और यह पूरी तरह मौलिक होनी चाहिए, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मौलिक रूप होना चाहिए इसका। अगर परिचय आप दे रहे हैं या निष्कर्ष लिख रहे हैं, दोनों स्तर पर। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इन दोनों पर बात अगले सेक्शन में करेंगे, पर यहाँ पर आपको ध्यान रखने होगी, कला का जब रूप हम बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा किस प्रकार की कला की बात होगी। तो चित्रकला हमारे यहाँ रहा था, उससे पहले क्या रहा था? स्थापत्य कला रहा है। स्थापत्य कला रहा है। उसके बाद चित्रकला रहा है। उसके बाद क्या रहा है? लोक कला रहा है। इसी प्रकार के कला के रूप रहे हैं हमारे, जो कला संस्कृति का विकास एक विकसित रूप में हमारे काल कालांतर से रूप में हमारे वर्तमान स्वरूप में देखने को मिला है। ये वो स्थापत्य के रूप में रहे, चित्रकला के रूप में या लोक कला के रूप में रहे। हम जिस चित्रकला को भी भित्ति चित्र या अन्य रूप भी देते हैं, नाम देते हैं। स्थापत्य कला में अलग अलग कालखंड में जो विकसित हुई है, राज्य घराने का कला, लोक, फिर उसके बाद आपको आम जनों का कला। तो इसी तरीके से आप लोग को ध्यान रखिएगा इन सारे चीज़ों को किस प्रकार से वर्णित करना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ध्यान रखना आप लोगों को, इस चित्र जब भी स्थापत्य या चित्रकला या लोक कला की बात होगी तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा प्राचीन काल में कैसा था। हम इसे कर सकते हैं प्राचीन कालीन कला का विकास, मध्यकालीन, फिर लास्ट में आधुनिक कालीन। आधुनिक काल में कला का विकास कैसे हुआ, इस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं ताकि ये डायग्राम आपके पास पता रहे। उसके बाद हम चित्रकला के बारे में, मधुबनी पेंटिंग की बात हो, पटना कलम की बात हो या अन्य चित्रकला बिहार में कैसे विकसित हुई उसकी बात की जाए। तो कुल मिलाकर आपको इस प्रकार के डायग्राम बनाने होंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो। जो भी आपकी कॉपी जो लोग चेक करें तो उसके बाद यह सूक्ष्म अवलोकन हो कि आपके कॉपी में आंसर किस प्रकार से लिखे गए होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये डायग्राम आपको प्रदर्शित करने में। तो ध्यान रखिएगा, प्रभाव पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद निष्कर्ष पे भी चर्चा करेंगे। तो परिचय पर बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले हम। तो परिचय में क्या आप लिखें ऐसा जिसके आधार पर आप यह कह सके कि आपका कॉपी सबसे बेहतर होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम परिचय की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना है परिचय में आप जो भी उत्तर लिख रहे हैं, जो भी मान लीजिए यहाँ से लिखकर राइट डाउन कर रहे हैं और यहाँ पर इंड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 3 से 4 लाइन या 5 लाइन का अगर आप परिचय दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें वर्तमान की भी चर्चा होनी चाहिए, भूत की भी चर्चा, भूतकाल की भी चर्चा होनी चाहिए और दोनों के बीच परस्पर संबंध की भी चर्चा होनी चाहिए। अगर इस चीज़ को ध्यान में रख के अपना परिचय देते हैं तो आपका परिचय बहुत ही बेहतर निकल कर सामने आएगा। जैसे वर्तमान स्वरूप में भूतकाल का क्या प्रभाव, भूतकाल में या हम भूतकाल को कैसे जोड़ सकते हैं वर्तमान से, इस संदर्भ को आपको बताना होगा। तो सिंपल सा अर्थों में समझने का प्रयास कीजिएगा परिचय को अगर लिखने की। बहुत से स्टूडेंट, बहुत से अभ्यर्थियों की यह समस्या होती है कि परिचय हम लोग कितना बेहतर लिख सके। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा परिचय में हम बात करेंगे कि भारतीय इतिहास से ही बिहार का इतिहास का उद्भव हुआ होगा। तो ध्यान रखिएगा भारतीय इतिहास से मैं यहाँ कुछ डायरेक्शन आप लोगों को दूंगा जिसके आधार पर आप चीज़ें कनेक्ट कर पाइएगा। उसके बाद मैंने इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को लिख दिया है कुछ शब्दों में, तो उसे ध्यान रखिएगा। पहले मैं बात कर लूँ कि बिहार के इतिहास के गर्त में, ध्यान रखिएगा गर्त में कला और संस्कृति 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 या स्थापत्य, अगर प्रश्न जैसा पूछे उस प्रकार से आपका उत्तर चेंज होना चाहिए। कला और संस्कृति या कला या स्थापत्य या कला संस्कृति की बात जिस प्रकार से पूछे तो कला संस्कृति स्थापत्य के साथ साथ विकसित हुई होगी। तो आप ये चीज़ जानते होंगे कि साथ साथ विकसित हुआ होगा, अलग अलग तो विकसित होता नहीं है कोई भी कला और संस्कृति। तो भारतीय इतिहास के गर्भ से ही, तो जिस प्रकार से भारतीय इतिहास प्रभावित रहा होगा, घटनाक्रम प्रभावित रहा होगा, उसी प्रकार से बिहार का भी कला और संस्कृति प्रभावित रहा होगा। तो सिंपल से याद रखिएगा, आप इसे कनेक्ट कीजिएगा कि भारतीय इतिहास के गर्त में ही सारे छिपे हुए बिहार की कला विकास को। तो सबसे पहले इसे स्पष्ट कीजिए। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इस रूप से कि हम इसे इस रूप से भी देख सकते हैं, या कोई व्यक्ति विशेष आकलन करे किस प्रकार से कि बिहार के कला विकास का। तो ध्यान रखिएगा ये
हड़प्पा कालीन कला और संस्कृति, ध्यान रखिएगा, कला और संस्कृति मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ, कला से ही संस्कृति का विकास हुआ होगा। जिस प्रकार से हम बनाते होंगे या संस्कृति से ही कला का विकास हुआ होगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्दों का बोध करते हुए समान अर्थों को बताता है। इसलिए जब भी कला का विकास हुआ होगा तो संस्कृति उसके साथ डेवलप हुई होगी, और जब संस्कृति किसी प्रकार से रहन सहन स्वभाव की बात की जा रही है, उसके साथ ही कला के बनावटी की बात हुई होगी, कला के बनाने की कला की विकसित हुई होगी या बनाने की प्रक्रिया विकसित हुई होगी। इसलिए हम या कोई आकलन करता है तो हड़प्पा कालीन कला और संस्कृति का विकसित रूप देखते हैं तो आप निसंदेह यह बात नहीं कह सकते हैं कि इसका प्रभाव किसी अन्य क्षेत्र में नहीं पड़ा होगा। काल कालांतर में इसका कुछ अंश तो जरूर रहा होगा, जो बाद के कालों में, प्राचीन काल में हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में प्रभाव इसका देखने को मिलता है। हड़प्पा काल से आता है प्राचीन काल में, प्राचीन काल से कहाँ जाएगा, मौर्य काल में। आप देखते होंगे मौर्यकालीन कला संस्कृति की बात करते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े घर आपको महल बनते हुए देखते होंगे। मौर्य काल के संदर्भ में हम इसकी व्याख्या आगे करेंगे, पर मौर्य कालीन में भी आपको इसकी ऐतिहासिक साक्ष्य देखने को मिलता होगा। इसका ऐतिहासिक साक्ष्य हमें मिलता है ना, ऐतिहासिक साक्ष्य हमें मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक साक्ष्य के साथ ही विकसित हुआ होगा, तो ध्यान रखिएगा हम इसका आकलन कैसे देख रहे हैं, हड़प्पा कालीन के विकसित रूप को देख रहे हैं, जो प्राचीन काल के मौर्यकालीन ऐतिहासिक साक्ष्य के तौर पर सामने आया होगा। अब ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक साक्ष्य को, परंपरा को हम देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सभी साक्ष्य जो साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं उसका प्रभाव आपको देखने को मिला होगा। इसके सभी साक्ष्य जो क्या है स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे, स्पष्ट रूप से क्या है साक्ष्य आपको उपलब्ध होते हैं। यही साक्ष्य आपको आने वाले समय में काल कालांतर के बाद गुप्त काल में दिखता है। उसके बाद आपको गुप्तोत्तर काल पाल शासकों के तौर पर देखने को मिलता है। पाल शासक गुप्तोत्तर काल के बाद विकसित होता है, पाल शासक के तौर पर देखा जाता है। उसके बाद इसका संरक्षण प्राप्त होता है, संरक्षण के तौर पर गुप्त काल और पाल काल के संरक्षण उपरांत कलात्मक दृष्टि विकसित होती है। जहां पर कलात्मक दृष्टि विकसित होती है, वही आगे चलकर पटना कलम मधुबनी पेंटिंग के स्वरूप में विकसित होकर वर्तमान रूप से क्या होती है, दृष्टिगत होती है, जो वर्तमान हम कला पर प्रभाव देखते हैं बिहार में कला का प्रभाव जो देखते हैं, जो हड़प्पा काल से कहाँ प्रभावित हुआ, आपको प्राचीन काल में मौर्य काल में प्रभावित होता है। मौर्य काल कहाँ प्राप्त होता है, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल से पाल कला में, पाल शासकों के संरक्षण के बाद जो विकसित हुआ। उसके बाद कलात्मक दृष्टि विकसित होती है, कब, वर्तमान पेंटिंग के स्वरूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, स्थापत्य कला में देखने को मिलता है। तो यही घटनाक्रम आपको बिहार के कुल कला और संस्कृति में बात होगी। अब ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न आपको बीपीएससी में आपको कब पूछा गया, 39 बीपीएससी में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के टॉपिक से प्रश्न जरूर आए हैं और आते भी रहेंगे। हाँ, पूछने का नजरिया चेंज हो सकता है, या नए बदलते पैटर्न के आधार पर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, या तो लॉन्ग ही क्वेश्चन में पूछेगा। तो हमें इस प्रकार से प्रश्न में हम बात करेंगे आगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इसकी बात करें, भारतीय कला और गर्त के कला के स्थापत्य में कुछ चीजों को ध्यान में रखना है कि इसकी जब बात होगी, सारे घटनाक्रम की बात होगी ना, तो कम से कम आपको शुरुआती दौर में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं बिहार में कला कालखंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको मौर्य काल में जो भी घटना घटी होगी उसकी जानकारी आपको स्थापत्य और कला में देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना मौर्योत्तर काल में जो भी घटना घटी हुई होगी, जो भी परिदृश्य स्थापत्य काल में आपको देखने को मिले होंगे, उसके चित्रकला में देखने को मिले होंगे, उसकी जानकारी देनी होगी। फिर पाल काल के दौरान ऐसी घटना परिदृश्य आपको सामने आए होंगे। फिर मध्यकालीन इतिहास में मध्यकाल के दौरान भी ऐसी विकास, बिहार में कला का विकास हुआ होगा, स्थापत्य का विकास हुआ होगा। कला को केवल है ना संस्कृति के तौर पर यह मत देखिएगा, कोई
संगीत सुनने की बात हो रही होगी, किसी लेखन की बात हो रही होगी, ठीक है ना। यह कला के संदर्भ में स्थापत्य कला भी आता है, ध्यान रखिएगा, कला के रूप में। जिस प्रकार से हम बड़े बड़े भवनों का निर्माण करते हैं या किसी प्रकार के पहाड़ों को काट कर निर्माण कर रहे हैं, वो सारी कला यहाँ पर आ जाएगी। उसके आधुनिक काल की भी बात होगी। तो इस प्रकार से आपके उत्तर में इस प्रश्न के इतने खंड की चर्चा होनी चाहिए। खासकर जब हम मौर्य काल की बात करें, और जबकि क्लास में आप लोगों को बताया गया है, सभी पर क्लासेज आपको कराई जाएगी। जैसे मौर्य काल पर आप लोगों को अलग से क्लासेज होगी, पाल कला पर एक आपको स्पेशल क्लासेज होगी, और हम बात करेंगे आधुनिक कला में, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मधुबनी पेंटिंग आपसे पूछा जाएगा और मंजूषा में, तो हम इस पर भी बात करेंगे, और पटना कलम भी चर्चा होगी, इस पर भी हम लोग क्लास लेने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, बस आपको मौर्योत्तर काल और मध्यकाल से अधिक प्रश्न नहीं पूछे गए, पर इस क्लास में आपको इंट्रो दे दिया जाएगा ताकि आइडियोलॉजी विकसित हो जाए। क्लियर है? तो चलिए हम बात करेंगे। अगर हम मौर्य काल की बात करें, इस पर हम विस्तृत चर्चा एक अगले क्लास में करेंगे, पर हम जब मौर्य काल की बात करते हैं ना, मौर्य काल को इसी से समझ पाएंगे आप सारी घटनाक्रम को कि किस प्रकार से वर्गीकरण करना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मौर्य कला में जब भी बात होगी या बिहार में कला की बात होगी, तो एक प्रकार से दरबारी कला हो सकता है कि दरबार या राज पुरोहित जो हुआ करते थे, राजघराने हुआ करते थे, वो दरबारी कला या राजकीय कला को विकसित किए होंगे। इसी प्रकार के सब कालखंड में आप देखेंगे, या तो फिर लोक कला के तौर पर विकसित हुआ होगा। लोक कला अर्थात आम लोगों का एक कला हुआ होगा, दो ही प्रकार के होंगे ना। इसी में ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं दरबारी कला में, तो इसके किस प्रकार के रूप मिल सकते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के, गुप्त मौर्य के आपको पूरे घटनाक्रम में आपको देखने को मिल जाएगा इनका कला विकास। उसके बाद अशोक कालीन होगा, महत्वपूर्ण रूप से हम बात करेंगे, अशोक कालीन होगा। नेक्स्ट आप इसमें ध्यान रखिएगा, इसके बाद दशरथ कालीन होगा, जिसमें आपको दशरथ का पहाड़ आप लोगों को देखने को मिलता है, बराबर की पहाड़ियाँ विकसित होती हुई दिखती है। दशरथ कालीन आपको, मौर्य कालीन अगर हम बात करें, तो आप देखिएगा किसी शासक के कालखंड में आपको सभी जगह, इसमें अगर हम बात करें तो किसी शासक के कालीन में दरबारी कला रहा होगा, फिर लोक कला विकसित रही होगी, जिसमें हम अलग अलग जो स्थापत्य या कला के रूप देखते होंगे, जैसे पेंटिंग के रूप देखते होंगे, या इस प्रकार से और भी चीजें देखेंगे। क्लियर है? तो हम आगे इस क्लास में, हर क्लास में इसको अलग अलग तरीके से हम चर्चा करेंगे। मैं मौर्य काल को क्यों लिया हूं, क्योंकि यह विस्तृत व्याख्या करता, विस्तृत स्वरूप प्रस्तुत करता है। यह हड़प्पा काल के बाद आपको सबसे विस्तृत कला और संस्कृति के विकास का एक द्योतक के तौर पर प्रस्तुत होता है, इसलिए इसे आसानी से आप समझ पाएंगे। उसके बाद हम जब भी चंद्रगुप्त का मौर्य की बात करेंगे, तो देखिएगा उस समय क्या थी बात, हम इसमें कुछ कुछ स्थानों की चर्चा करेंगे, जैसे हम कुम्हार की बात करेंगे, तो स्थान स्थित कला की बात होगी। आप समझ पा रहे हैं बात जो मैं कह रहा हूं, कि अगर मौर्य काल में हम किसी स्थान की बात करें या स्थान स्थित कला साक्ष्य की बात करें, वैसे ही मौर्योत्तर में हुआ होगा, वैसे ही पाल कला में हुआ होगा, वैसे ही मध्यकालीन आधुनिक काल में हुआ होगा। इस प्रकार से वर्गीकरण हम करेंगे। या हम अशोक कालीन में जाते तो स्तूप का आपको चर्चा मिलता है, स्तूप के साथ साथ स्तंभ, गुहा विलेख अर्थात कहने को किसी पहाड़ी को काटकर गुहा बनाकर उसका निर्माण किया जाता था। इसी प्रकार से आपको अलग अलग शासकों में अलग अलग प्रवृत्ति देखने को मिली होगी कला का। तो यह ध्यान आपको रखने की आवश्यकता होगी कि हम कभी भी किसी भी कालखंड की बात करें, अगर इस प्रकार से विस्तृत, जिस प्रकार से मौर्य कला का विस्तृत स्वरूप हम लोग प्रस्तुत करेंगे, वैसे ही अन्य कालखंड में विकसित कला और संस्कृति का चर्चा करेंगे, तो हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए आगे बात करेंगे। इंट्रो सारी बातें मैंने बोल रखी, अब कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। परिचय में हम बात करेंगे, परिचय में यहाँ लिखना भूल गया, तो यहाँ पर परिचय आप लिख लीजिए। परिचय में देखिए मैं कितने लाइन में, यह जो आप लिखिएगा मुश्किल से 5 से 6 लाइन आपका जाएगा कॉपी में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, कोशिश कीजिएगा शॉर्ट में परिचय देने का, ऐसा नहीं कि 15 से 20 लाइन का, 8 लाइन 10 लाइन का आप क्या कीजिएगा, परिचय दीजिएगा। शॉर्ट में सभी चीजों को शामिल कीजिए। देखिए मैंने परिचय में क्या लिखा, भारतीय इतिहास के गर्त में कला स्थापत्य के साथ साथ विकसित हुई है।
अर्थात भारतीय इतिहास के गर्त में ही बिहार के कला विकास का विकसित हुआ है। हम हड़प्पाकालीन कला और संस्कृति के विकसित रूप देखे या मौर्यकालीन ऐतिहासिक साक्षी यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा, साक्ष्य कुछ करेक्शन टीम हमारी गड़बड़ा गई है, थोड़ा सा कोई बात नहीं, साक्ष्य के साथ विकसित हुई है। अब परंपरा को देखे या सभी में क्या है कोमा, सभी में इसके साक्षात स्पष्ट रूप से होते हैं, अर्थात हम इसके साक्ष्य स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। कालांतर में गुप्त काल एवं पाल शासकों के संरक्षण में कलात्मक अभिव्यक्ति को नई ऊंचाई मिली। हालांकि आधुनिक दौर में पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग के रूप में बिहार एवं कला संस्कृति का वैश्विक पहचान दृष्टिगत होता है। कहने का अर्थ है कि जो भारतीय इतिहास के गर्त में जो भी कला स्थापत्य विकसित हुए उसी के इर्द गिर्द हमारा बिहार का कला विकसित हुआ है, क्योंकि बिहार पटना जो शहर है, आपको ध्यान रखिए, जो मगध साम्राज्य है प्राचीन कालीन साम्राज्य रही है, तो इतिहास का ओरिजिन बिहार से ही ओरिजिन माना जाता है ना। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी में कि विभिन्न कालखंड में विकसित हुई कला और संस्कृति की बात करें तो मौर्यकालीन जब हम कला की बात करेंगे, दौरान विकसित कला और संस्कृति की बात करेंगे, तो बिहार में कला संबंधी अवशेष ठोस प्रमाण कब मिलते हैं? मौर्यकाल में ही मिलते हैं, जिसमें पटना के कुम्हरार, अगर आप पटना जाते हैं, आप राजेंद्र नगर टर्मिनल से आगे जाएंगे तो राजेंद्र नगर टर्मिनल से आगे जब बढ़ते हैं तो आपको एक कुम्हरार पार्क मिलेगा, जहां आप अगर पटना के कोई विद्यार्थी हो तो जरूर जाके वहां पर आप कभी वीकेंड में जाकर इस महल के साक्ष्य को देखिएगा। हालांकि बहुत से कुछ नहीं है, फिर भी आपको कुछ अनुभूति प्राप्त होगी, जिस पर आपको यह पता चलेगा कि हमारा ऐतिहासिक गौरव क्या है। ध्यान रखिएगा, निकट क्या 84 पॉलिशदार पाषाण स्तंभ, जाइएगा देखिए यहाँ पर कुछ छोटे छोटे स्तंभ आपको दिख रहे हैं, हालांकि अभी उसे ढक दिया गया है ताकि इसे अवशेष को बचाया जा सके। देख रहे इस प्रकार से 84 स्तंभ वाला एक राजप्रसाद प्राप्त हुआ है। जहाँ पर आप जाइएगा कुम्हार के पार्क में तो वहाँ पे एक म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ पर इसके चित्र आपको दिए जाएंगे, वहाँ जाके देख सकते, समझ सकते इसका प्रसाद राजप्रसाद कैसे विकसित था। हालांकि उस दौरान लकड़ियों का प्रयोग होता था, इसलिए इसके वर्तमान स्वरूप नहीं दिखते हैं, पर उसके कुछ अंश थे जिन्हें आप लोगों को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। उसी के साथ लोहरिया नंदगढ़ की बात करें, रामपुरवा की बात करें, लोहरिया अरेराज की बात करें, कैसे पशु आकृति वाले एकात्मक स्तंभ आप देख सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे एक सी स्तंभ, आप देखते होंगे एक जानवर का सी स्तंभ, एक सिर वाला, दो सिर वाला, चार सिर वाला, इस तरीके से आप स्तंभ देखते, बैल का एकात्मक स्तंभ मिलते थे। तो इस प्रकार के भी चित्र आप लोग को देखने को मिला है। ध्यान रखिएगा, कलाखंड में आपको विकसित होते हुए दिखा है। तो यह एकात्मक स्तंभ वाले जो मौर्यकालीन राजकला के उत्कृष्ट उदाहरण, ये किसके द्वारा बनाए जाते थे? आपको राजप्रसाद के घरानों में बनाए जाते थे। अब ध्यान रखिए, इस काल में विकसित हुई राजकला के अंतर्गत बराबर और नागार्जुन की गुफाएं, आपको पॉलिश वाली गुफाएं भी महत्वपूर्ण है, जिसका निर्माण क्रमशः अशोक और राजा दशरथ के द्वारा, अशोक का जो उत्तराधिकारी हुआ करता था उसके द्वारा बनाया गया है। बराबर और नागार्जुन की पहाड़ी, जिसमें हम ऐतिहासिक साक्ष्य बिहार में देख सकते हैं मौर्यकालीन। इसी तरह पटना के दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्रहणी, याद रखिएगा की प्रतिमा, इसे यक्षयक्षिणी भी बोला जाता है, ध्यान रखिए यक्षयक्षिणी भी बोला जाता है, पर इसे चामर ग्रहणी नाम याद रखिए, इसका ओरिजिनल नाम चामर ग्रहणी के तो प्रतिमा। देखिए यही प्रतिमा है जो आपको अद्भुत कला का प्रदर्शन करता है मौर्यकालीन, जिसमें मूर्ति के यथार्थ विकास के प्रतिबिंब को दर्शाता है। अब सोच के देखिए, इसकी बारीकियों को देखिएगा तो समझ में आएगा कि हमारा संस्कृति कितना डेवलप था, हमारा जो कला संस्कृति का विकास जो पैमाना था कितना उच्च क्वालिटी था। आगे हम बात करेंगे इसी में। देखिए मौर्योत्तर काल में हम बात करें, मौर्योत्तर काल के दौरान विकसित कला और संस्कृति की बात करें तो मौर्य काल के पतनोपरांत, ध्यान के पहले शुंग आते हैं, उसके बाद फिर कुषाण आते हैं, समय उत्तर भारत में कला का पर्याप्त विकास हुआ। उसी दौरान गुप्तकालीन कलात्मक प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? पटना में, गया में, नालंदा में, भागलपुर आदि ताम्र मूर्तियां और मृण पत्र मूर्तियां मिलती हैं, जिसमें सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा, देखिए बुद्ध की प्रतिमा सर्वोत्कृष्ट है या उत्तम प्रतीत होता है। देखिए यही सुल्तानगंज से प्राप्त हुई मूर्तियां हैं
बुद्ध की मूर्तियां हैं जो आपको मौर्योत्तर काल अर्थात हम कुषाण वंश के उत्तरांत आप गुप्तकालीन कलात्मक प्रवृत्ति के देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस कालखंड में आप इसकी बनावट को देखिए कि कितना बेहतर आरेखित किया गया है। हर चीज़ आपको यहाँ पर जानकारी, यहाँ देखिए एक श्रोता है जो सुनना चाहता है बुद्ध को, उनसे आशीर्वाद लेना चाहता है। इसके पीछे आप देखते हैं कलाकृति देख सकते हैं, किस प्रकार से कलाकृति बुद्ध के इस मार्ग को देख सकते हैं, किस प्रकार से कलाकृति की गई थी। तो आप इस प्रकार से मौर्योत्तर कालीन चित्रकला आपको स्थापत्य और जो हमारे कला विकास की संस्कृति आपको देखने को मिलती है। अब पाल कला की हम बात करें तो दौरान विकसित कला और संस्कृति भी है, तो जिसमें पाल शासकों के समय ताम्र और पाषाण मूर्ति कला, ध्यान रखिएगा ताम्र मतलब तांबा का और पाषाण मतलब पत्थर का, ध्यान रखिएगा पत्थर का क्षेत्र में नवीन शैली का जन्म हुआ। इस शैली में विकसित मूर्ति कला के अंतर्गत बुद्ध की बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की भी प्रतिमा बनाई गई है, जो एक अनोखे आपको कला को प्रदर्शित करता है। अब इसी में ध्यान रखिएगा खास बात यह है कि यह कांस्य प्रतिमाएं ढलवा किस्म थी, अर्थात सांचे में ढाली जाती थी, सांचे में ढाली जाने वाली प्रतिमा थी, जबकि प्रस्तर प्रतिमाएं काले बेसाल्ट की बनी थी। देखिए इस प्रकार के जो बेसाल्ट पत्थर बनाए गए थे, काले पत्थर बेसाल्ट पत्थर देख सकते हैं, कलाकृतियां पालकालीन उत्कृष्टता का कितना बेहतर नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे आप महसूस कीजिए कि किस प्रकार की मूर्तियां बनाई गई थी उस कालखंड में, जो वर्तमान तक इसकी कलाकृतियां जीवंत महत्ता को प्रस्तुत करता है। उसी तरह हम समानता बात करें इसमें अलंकार की, तो प्रधानता देखने को मिलती है, जो नटराज मूर्ति के समतुल्य आपको विशेषताएं आपको देखने को मिलती है। द्रविड़ कलियन जो कला थी उसमें जो नटराज मूर्ति आपको सबसे अहम कलाकृतियों में देखने को मिलता है, उसी के समतुल्य आपको देख रहे हैं नटराज मूर्ति के साथ जो बाहें आप देख रहे हैं, इस प्रकार के जो कलाकृतियां डेवलप की गई थी, तो ये नटराज मूर्ति के समतुल्य देखने को मिलती है। जिस प्रकार से कला का जिस प्रकार से सौंदर्य का प्रदर्शन किया गया था, उसको आप इस पालकालीन घटनाक्रम में देख सकते हैं। अगर हम मध्यकालीन के दौरान हम विकसित कला का संस्कृति का प्रभाव देखते हैं, कला देखते हैं, तो किस प्रकार की कला यहाँ पर रहा था, तो यह ध्यान रखिएगा तुर्क अफगान मुगलों के समय विकसित हुई बिहार के राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र जब बना, तो उसके प्रभाव बिहार में भी देखने को मिला। खासकर ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी के द्वारा जो सभ्यता विकसित की गई थी, जो आपको शासन विकसित किया गया था छोटे ही समय अंतराल में, तो इस शासन का प्रमुख केंद्र स्थापत्य के कुछ अवशेष यहाँ मिलते हैं। जैसे बिहार शरीफ की हम बात करें, मियाँ बया का मकबरा की बात करें, सासाराम में शेरशाह का मकबरा बात करें, मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा हम बात करें शाह दौलत का, ये सब साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। इसी में शेरशाह का अष्टकोणीय मकबरा स्थापत्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है बिहार के क्षेत्र में। जो कृत्रिम जलाशय देख रहे, जलाशय या कृत्रिम जलाशय, कृत्रिम मतलब आदमी मानव संसाधन द्वारा बनाए गए होंगे, मानव के द्वारा निर्मित किए गए होंगे। उसके चबूतरे पर, इस पर एक चबूतरा बनाया गया, देख रहे छोटा चबूतरा, इस पर बनाए गए निर्मित अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में ये आखिरी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर देख रहे अष्ट, इसको विजुअल जब 360 डिग्री देखिएगा तो अष्टकोणीय है, 8 कोनों वाला यह मकबरा है, जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देता है, और यह अंतिम अष्टकोणीय मकबरा के तौर पर भी जाना जाता है। तो बहुत ही बृहद साक्ष्य हमें मिलता है। अगर हम आधुनिक काल में बात करें के दौरान कला और संस्कृति की बात करें, तो ध्यान रखिएगा इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है, कहाँ पर मिलता है कि हॉलैंड शैली में निर्मित पटना कलेक्ट्रेट या पटना कॉलेज का भवन। आप पटना कॉलेज जाइएगा तो ये जो देख रहे भवन ना, पहले आगे एक आपको आगे एक परिसर निकलता हुआ मिलेगा, फिर उसके बीच में एक परिसर होगा, फिर आगे एक परिसर होगा, पर इसका दोनों जो बीच का स्पॉट है वो पीछे का तरफ होगा। तो ये हॉलैंड शैली में बना हुआ आपको कलाकृति देखने को मिलता है, जो पटना कॉलेज वर्तमान में है। आप जाके देखिएगा, इससे अनुभूति आपको मिलेगी। अभी यहाँ पर पटना कॉलेज भवन की हम बात करें, गोथिक शैली में निर्मित पादरी का भवन आप बात करें, पटना सिटी में आपको गोथिक या शैली में विकसित है। इसके कलाकृति को समझिए। यह अभी लगता होगा आपको आसान कि क्या इसमें बनाने में खास रहा होगा, पर जाइए अभी कभी देखिए कि जिस कालखंड में ये बने हैं ना, उस समय इसकी पूरे इलाके में इस प्रकार के भवन निर्माण करना असंभव जैसा कार्य लगता था।
तो इस प्रकार की कलाकृतियों का हम विवरण जब भी देखते हैं तो पादरी के हवेली की बात कर ले, बांकीपुर चर्च की बात कर ले। अगर बांकीपुर आप जाते हैं तो बांकीपुर जैसे ही आप गांधी मैदान से आगे बढ़ते हैं तो उसके जस्ट लेफ्ट साइड आपको यह बांकीपुर चर्च मिल जाएगा। यह भी आपको आधुनिक काल में गोथिक शैली में निर्मित आपको यह चर्च देखने को मिल जाएगा। पटना का गोलघर स्थापत्य की बात करें, जब अंग्रेज यहाँ पर थे तो आपको अन्न के स्टोरेज करने के लिए गोलघर को बनाया था। तो यह गोलघर सबसे उदाहरण सम्मिलित आपको प्रस्तुत करता आधुनिक काल में बिहार में कला और संस्कृति। अब कला और संस्कृति क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार के कला निर्माण किया गया, जिस प्रकार के स्थापत्य का निर्माण किया गया, उसी के साथ हमारी संस्कृति डेवलप हुई होगी, हमारे आसपास रहने के स्वभाव परिवर्तित हुए होंगे, तो संस्कृति भी उसी के साथ ऐड है। तो जैसे जैसे भवन निर्माण हुए होंगे तो आसपास के मकान, आसपास के रहनुमा जो लोग थे वो भी अपनी कलाकृतियां बदली होंगी। तो जैसे आप इसे कैसे आप समझ सकते हैं, आप बांकीपुर जाइएगा, जैसे ही बांकीपुर चर्च है ना, उसके सामने ये इस तरफ आप रोड है, ये चर्च है, इसके जस्ट सामने जाइएगा तो एक मकान बना हुआ पुराना मकान है। तो देखिएगा इसी गोथिक शैली में निर्मित ये भवन है, आप इसे देख सकते हैं। यह आम लोगों का भवन है, अर्थात कोई पब्लिक है उसका घर है, अर्थात आपको निवास स्थान यह है। तो आसपास का भी कला प्रवृत्ति बदली थी, धीरे धीरे ये चीजें बदल कर सामने आई। क्लियर हो गया। अब है कि इसका प्रभाव हम कैसे देखते हैं। प्रभाव की बात करें, प्रभाव की जब बात करें तो प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है, दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। आज भी हम उस प्रकार के कलाकृतियों को वर्तमान स्वरूप में देखने को मिलते हैं, देखने को मिलता है दैनिक जीवन में। सांस्कृतिक जीवन में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, सांस्कृतिक जीवन के धार्मिक आचरण में हमें देखने को मिलता है। आज भी बुद्ध की मूर्तियां उसी प्रकार के कुषाण कालीन जो कला संस्कृति, गुप्तोत्तर काल का जो कला संस्कृति था, आज भी बुद्ध की मूर्तियां मथुरा शैली या गंधार शैली में देखने को मिलती है, उसके प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम पारसनाथ की बात करें, पारसनाथ में तो जाके आप देखिएगा पारसनाथ की मूर्तियां इसी शैली में बनाई गई हैं, जिसका प्रभाव वर्तमान तक देखने को मिला। धार्मिक कलाकृतियों के संदर्भ में हम बात करें, उसके बाद सांस्कृतिक विरासत के तौर पर, सांस्कृतिक विरासत के तौर पर आज भी इसके लिए अनुसरण हम करते हैं। तो अभी हाल ही में आपको याद होगा राम मंदिर बना था, तो राम मंदिर में किस प्रकार बेसाल्ट आपको देखने को मिला होगा, बेसाल्ट काला पत्थर के तौर पर। इसका प्रभाव हमें उसी संदर्भ में उसी प्रकार की कलाकृतियों से देख रहा। हालांकि यह पालकालीन सभ्यता से विकसित नहीं थे, ध्यान रखिएगा, सभ्यता में विकसित नहीं, उसके आचरण अभी बेसाल्ट पत्थर के आपको वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार से प्रभाव आप लिख सकते हैं। निष्कर्ष अगर लिखने की बात हो तो ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष हमेशा अपने शब्दों में लिखिएगा। तो जब मैं प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न में जब पूछूंगा उसमें निष्कर्ष आपके बेहतर होने चाहिए। तो सभी के निष्कर्ष का मैं वेट करूंगा। उसके बाद जब आपको लोगों को ध्यान रखना है, निष्कर्ष में कुछ चीजें ध्यान रखनी है। निष्कर्ष में क्या होता है, 4 से 5 लाइन में निष्कर्ष लिखने का प्रयास कीजिएगा। उसमें निष्कर्ष में जो भी आपने भूमिका लिखा है और जो मेन पॉइंट लिखा है, ध्यान रखें मेन पॉइंट, जो मेन पैरा आपका है, उसके बीच का जो तर्क है ना, उसका अंतिम परिणाम, अंतिम रूप आपको क्या होना चाहिए, निष्कर्ष में दिखना चाहिए, निष्कर्ष में दिखना चाहिए। और निष्कर्ष हमेशा भविष्योन्मुखी होना चाहिए, अर्थात भविष्य का गर्त इसमें जरूर छिपा होना चाहिए। सिंपल सा शब्दों में समझिएगा कि जब भी कला की बात करें तो भविष्य में इसके क्या प्रभाव होंगे, इसकी भी चर्चा आपको निष्कर्ष में करनी होगी। 2 ही शब्दों में, 3 ही शब्दों में कीजिए, पर करिए जरूर, ताकि आप भूत में भी, भूतकाल के चीजों को भी वर्णित कर सके, इसके जो वर्तमान स्वरूप है उसको भी वर्णित कर सके, वर्तमान। ठीक है ना, इसे ध्यान रखिएगा। फिर कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप लोगों को जल्द मिलते हैं। फिर कल आप लोगों को क्वेश्चन निर्धारित 7 PM में आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप उसका आंसर जरूर लिख के भेजिएगा, मैं वेट करूंगा, सारे का उत्तर मैं रिव्यू स्वयं करूंगा। जल्द से जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो।